मुलजिम पर कत्ल का जुर्म है, अपने बाप के कत्ल का जुर्म। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आप लोगों के हाथों में। अब आप 12 सज्जन पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई माकूल शक नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में बेंच रिहाई की कोई सिफारिश मंजूर नहीं करेगी और मुलजिम सीधे फांसी के तख्ते पर जाएगा। याद रहे, आपका फैसला चाहे जो भी हो लेकिन एक मत होना चाहिए, यानी कि यूनानिमस। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग पूरी ईमानदारी और संजीदगी से फैसला सुनाएंगे। तो आइए आइए। तुमचा पण मोबाईल मला द्या 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 काय झालं नाही द्यायचं द्या एक काम करा सायलेंट वर ठेवा ठीक दीजिए पंखे नहीं चल तो क्या ख्याल है भाई साहब, जल्दी शुरू किया जाए? हाँ, और जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। मेरा ख्याल है हम सभी को बहुत काम भी होंगे। नहीं थोडं थांबूया, आपल्यातला एक जण 2 नंबर लगे। हाँ अरे आ गए भाई साहब, सब बढ़िया, आइए बैठिए। क्या हम लोगों को सीरियल ऑर्डर में नहीं बैठना चाहिए? क्या सीरियल ऑर्डर? जी मेरा ख्याल बैठना चाहिए। इस केस के बारे में आपकी राय क्या है? मैं तो कहता हूँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। हम बहुत लकी है कि हमें मर्डर केस मिला है, वरना बोर हो जाते। वाकई कमाल है। और वो चाकू वाला किस्सा बकवास। मजे की बात तो ये है कि कोशिश की जाती है कि पढ़े लिखे समझदार लोग उस पर यकीन भी करें। और करे क्या सकते हैं ये लोग, साले गंदी नाली के कीड़े तो ठहरे। जी हाँ, ये तो है ही। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। अरे भाई साहब, जरा जल्दी शुरू कीजिए, मैंने सिनेमा की टिकट ले रखे हैं, आज आखिरी शो। 2 टिकट हैं मेरे पास। जूती बिक्री। अच्छा बताइए कैसे कहाँ बैठना है हमें? आपण सीरियल ऑर्डर मध्ये बसू। हाँ हिंदी सीरियल ऑर्डर में ही बैठते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से 12 तक। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। अरे पर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे भी लगता है हमें नंबर के हिसाब से बैठना चाहिए। बैठिए। सरकारी वकील के बारे में आपकी राय क्या है? हाँ जी, मुझे तो बहुत स्मार्ट लगा। उसने ना एक के बाद एक लॉजिकल सिस्टम में अपने पॉइंट रखे कि बेचारा डिफेंस काउंसिल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यस आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। दरअसल उसमें अटैक बड़ा जबरदस्त था और ऐसे केस में अटैक ही बहुत मैटर करता है। जैसे कि चेस की पहली चाल ही बता देती है। अरे भाई साहब जल्दी शुरू कीजिए ना। बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने बाप को मार डाले। मैम साहब, इस साल का क्राइम रेट पता है आपको? ये सब गलती किसकी है आखिर? इस क्लास की, इस तबके की, जहां इन लफंगों को जंगली जानवरों की तरह खुला छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट पर लानत है जो इस घटिया तबके को दुनिया भर की फैसिलिटीज देती जा रही है।
ताकि इनको वोट मिल सके। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। गंदा खून आखिर गंदा ही रहेगा। एक दिन इसी तरह आपस में ही लड़ मरेंगे सबके ओ सब। मैडम शांत हो जाइए, कितना गुस्सा। आइए बैठिए, आइए। शादी हुई आपकी? नहीं। तभी तो। क्या तभी तो? ठीक है, माझ्याकडे ऑप्शन है। आपण असं करूया, पहले बातें फिर वोटिंग, ताकि हमें पता चले हमारी स्थिति क्या है। पहले प्रिलिमिनरी वोटिंग की जाती है। हाँ, पहले वोटिंग कर लेते हैं। हो सकता है हम सब 5 मिनट में ही निपट जाए। ये सब आप लोगों पर है। बस याद रखने वाली बात है कि ये एक फर्स्ट डिग्री मर्डर केस है। अगर हमारा फैसला गिल्टी का है तो हम मुलजिम को फांसी के तख्ते पर पहुंचा रहे हैं। अरे ये सब हम जानते हैं यार, आगे बढ़ो। कम ऑन, लेट्स वोट। ऐसा कोई है जो वोट नहीं देना चाहता? जो लोग कसूरवार के पक्ष में हैं, वो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओ भाई, दो हाथ क्यों उठाए? एक हाथ डालिए। हाँ, जेब में। फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बेकसूर बस एक, मतलब 11 कसूरवार और एक बेकसूर। तो अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है बातचीत। बातचीत पर क्यों? सुनिए, क्या आपको वाकई लगता है बेकसूर है? पता नहीं, लेकिन हो सकता है। आई मीन लेट्स बी रिजनेबल। उस वक्त आप भी अदालत में थे और आपने भी वो सब कुछ सुना है जो हमने सुना है। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है, क्या आपको पता नहीं? आदमी, उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस है। तो ठीक है, 19 बरस भी बहुत होता है। उसने अपने बाप का खून किया है। उसके सीने में खंजर भोंका है, 4 इंच गहरा। देखिए बिल्कुल साफ बात। मैं तो पहले दिन से ही कन्विंस थी। कौन नहीं था? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 20 तरीकों से उन्होंने इसे साबित कर दिया। अब आप चाहेंगे कि मैं वो सारी बातें आपको गिनाऊं? जी नहीं। तो फिर आप चाहते क्या है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। बात करने के लिए है क्या? 11 आदमी यहाँ एक राय लिए बैठे हैं। किसी को दोबारा बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिवाय आपके। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। क्या आप सचमुच लड़की की कहानी पे यकीन करते हैं? पता नहीं मैं यकीन करता हूँ या नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर नॉट गिल्टी वोट देने का क्या मतलब? 11 वोटों ने उसे गिल्टी साबित कर दिया है। पर मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि फौरन अपना हाथ उठाओ और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर भेज दो। ये कौन कहता है मेरे लिए आसान है? कोई नहीं। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए। किसी को और कुछ कहना है? 2 नंबर आपको। मैं सर मैं भूल गया। अरे तुम है ही भूल। इसी बात पे मैं आप लोगों को कुछ सुनाती हूँ। आप लोग सुनना चाहोगे? कल मैंने एक बड़ा मजेदार लतीफा सुना। लतीफा, एक औरत दौड़ते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई और डॉक्टर ने बोला कि अब तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा। तो औरत उसका इंजेक्शन लेके भाग गई। अरे भाई रुकिए, रुकिए। हम यहाँ आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं बैठे। अच्छा, तो आप बताइए कि हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ पर एक लड़के के जिंदगी का सवाल है, जिसकी अब तक की उम्र ठोकरे खाकर गुजरी है। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में झोपड़पट्टी में हुई है। 9 साल की उम्र में उसकी माँ उससे छिन गई और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में जेल भुगत रहा था, तब ये लड़का यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत को आप खूबसूरत नहीं कह सकते। और बाकी सारी बातें आपको पता है, आपने कोर्ट में सुनी है। इन सारी तकलीफों में इस लड़के ने अपने जिंदगी के 19 साल गुजारे और हो सकता है 20 पूरे भी ना कर सके। मैं समझता हूँ कि उसके प्रति कुछ कम से कम शब्दों के कर्जदार तो हम है ही। हम पर उसका कोई कर्ज नहीं है मिस्टर। He got a fair trial written he। और आप क्या सोचते हैं कि मुकदमे में कितना खर्च आता है? He is lucky he got it। देखिए, हम लोग बच्चे तो हैं, सब के सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। हम सब ने मुकदमा सुना है, फैक्ट्स सुने हैं। इसीलिए अब आप हम लोग से ये उम्मीद मत रखिए
कि हम लोग उस लड़के की बात पर विश्वास करेंगे जिसके बारे में पहले से पता है कि वो क्या है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को। इनकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अरे इनकी तो सारी कौम ही पैदाइशी झूठी और मक्कार होती है। हे बघा मॅम, तुम्ही जातीबद्दल बोलू नका, तुम्ही फॅक्ट्स बद्दल बोला। मैंने आपकी कौम निकाली तो ए, तू कौन होता है मेरी कौम निकालने वाला? आप दूसरे बात करते हो। आप कौन क्यों निकाल रहे हो? आप फैक्ट के बारे में मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। क्या मतलब है आपका? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बहस की कोई जरूरत है। कम से कम हमसे सभी लोगों की तरह बर्ताव करने की उम्मीद की जानी चाहिए। If we are going to discuss this case, let's discuss the facts. सही कहा। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो वजह बताइए। हो सकता है इन्हें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसे दूर कर सकते हैं। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। इन सबको हमें कन्विंस करना है कि हम सही है या गलत, और अगर ऐसा होता है तो हम सब मिलके एक एक 2-2 मिनट ले सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। चलो इस आइडिया पे काम यही करते हैं। आप लोग बैठ जाइए। सबको 2-2 मिनट का वक्त ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जल्दी शुरू कर दो। तो ठीक है, आप इसे शुरुआत करते हैं। बोलिए। मुझसे नहीं, मेरा ख्याल है हमें सीरियल ऑर्डर में करना चाहिए। ये भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरियल ऑर्डर। पहला नंबर ओ आपका है। उधर क्या देख रहे हो? बोलिए। मैं नहीं तो मैं क्या कहूँ, मतलब दरअसल शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का गिल्टी है। किसी ने और कुछ साबित भी नहीं किया है ना? किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, मुल्जिम को कुछ कहना नहीं होता। यही कानून आपने तो सुना ही होगा। सुनिए मिस्टर 8 नंबर, आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का गिल्टी है ना? ठीक है, काफी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा बिना किसी पर्सनल फीलिंग के। मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, सिर्फ फैक्ट्स। नंबर 1, हम उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, ठीक उसी फ्लैट के नीचे जिसमें कत्ल की वारदात हुई। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात 12:10 पर साथियों कुछ आवाजें सुनाई। वो आवाजें उसे लड़ाई झगड़े की थी। फिर उसे लड़के की चीख सुनाई दी, वहां डालूंगा तुझे। उसके 2 सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई। आवाज सुनते ही वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला, वीडियो से उतरकर बाहर भागते हुए पुलिस को ऊपर वाले कमरे में एक लाश मिली जो उस लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में चाकू घुसा हुआ। देखिए महाशय, जहाँ तक व्यक्तिगत संवेदना का सवाल है, मुझे भी उतनी हमदर्दी जितनी आपको। मुझे पता है उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन उसने जो कुछ किया उसकी कीमत उसे हर हाल में चुकानी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ। पर मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं केवल और केवल फैक्ट्स के साथ हूँ। अपने बचाव में इस लड़के ने जो बयान दिया है, मुझे नहीं कमजोर नजर आया। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो वहां नहीं था। अरे तुम देखा, जबकि 1 घंटे बाद ही उसे ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या है और उसमें कौन कौन काम कर रहा है। राइट, सुना आप लोगों ने? और ऐसा भी कोई नहीं जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर आते जाते देखा। अगर उसकी गवाही की तारीफ नहीं करते तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। सिर्फ वो औरत ही है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इस कत्ल की चश्मदीद गवाह। अरे भाई, अपनी अपनी बारी से बोलिए। एक मिनट, आप बोलिए। एक औरत जो बिस्तर पर लेटी है, जिसे नींद नहीं आ रही, गर्मी की वजह से उसकी जान निकल रही है। यू नो व्हाट आई मीन? वो औरत अपने बिस्तर से उठ के खिड़की के बाहर झांकती और सड़क के उस पार देखती कि ये लड़का अपने बाप को चाकू से मार रहा है। समय है रात के 12:10। इससे बात साफ है
ये औरत इस लड़के को अच्छे से जानती है, बरसों से पहचानती है, क्योंकि इस लड़के की खिड़की रेलवे लाइन के उस पार इस औरत की खिड़की के ठीक सामने है। और इस औरत ने कसम खा के कहा है कि इसने लड़के को अपने बाप का मर्डर करते हुए देखा है। एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन के खिड़कियों के थ्रू। जी हाँ, एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के थ्रू, क्योंकि जिस समय ये ट्रेन जा रही थी इसमें कोई सवारी नहीं थी, ये बिल्कुल खाली थी, यार्ड में जा रही थी। और आप लोगों को याद होगा कि इसकी लाइट्स बुझी हुई थी और अदालत में भी ये प्रूव हो चुका है कि जब भी ट्रेन के डिब्बों की लाइट्स बुझी हुई हो तो खिड़कियों के आर पार क्या होता है सब कुछ देखा जा सकता है। देख लो। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। आप उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करते तो फिर उस औरत की बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? वो भी उसी कौन की है जिसका वो लड़का था। बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे आप। कोशिश। देखिए आपके कितना गुस्सा। अगला नंबर किसका है? आपका है? अभी बात आइए आइए। जहाँ तक मेरी बात है, शुरू से ही मेरा मतलब मुकदमे के शुरू से मैं कन्विंस होना शुरू हो गई। दरअसल मैं इन सब के पीछे एक चीज ढूंढ रही थी, मोटिव, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटिव नहीं है तो इस केस में कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो उस लड़के के पड़ोसी हैं जो उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर रहते हैं, उनकी गवाही बहुत पावरफुल है, बहुत मायने रखती है। उनके मुताबिक कटने वाली शाम मेरे ख्याल से कुछ 7 बजे बाप और बेटे के बीच लड़ाई वगैरह हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक मिनट में शायद आप भूल 7 बजे नहीं 8। जी बिल्कुल ठीक। 8 बजे उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था, बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुनी। फिर उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी जो कि बाप ने बेटे को मारा, और उसके फौरन बाद लड़के को घर से बाहर जाते देखा। उससे इससे क्या साबित होता है? कुछ नहीं, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ, ये नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद हम ये कहना चाहते हैं कि इससे कत्ल की वजह साबित होती, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि ये बात उसके लिए बिल्कुल आम हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ों की वजह से वो अपने बाप का कत्ल करने पर उतर हो जाएगा। हो सकता है ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हो या सबकी इंटा हो जाती। एवरीवन ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट। आपको और कुछ कहना है? नहीं, तो आइए। घर पर छोड़ने जाओगे? ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। आपको कोई पॉलिटिकल ठीक है। अगला नंबर किसका है? आपका है? बोलिए। देखिए मेरे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। तो मत कहिए। बढ़िए आगे बढ़िए। देखिए वास्तव में सब कुछ कहा जा चुका है। अब चाहे तो जिंदगी भर बात करते रहिए, पर बात तो वही रहेगी। क्या? मेरा मतलब लड़का दोषी है। उसके रिकॉर्ड देखिए आप। 10 साल की उम्र में उसने अपनी मैडम को थप्पड़ मारा। अच्छा। और 15 साल की उम्र में उसे क्या कहते हैं, सुधार गृह, आई मीन रिफॉर्मेटरी स्कूल में बंद किया गया। उसने कार चलाई, कई धंधे फंदे किए और अपनी उम्र के किसी लड़के पर 2 बार चाकू चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। चाकू चलाने में उस्ताद है, ये तो आप सब जानते ही। तो देख लीजिए कितना काबिल और भला है आपका ये लड़का। 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसने अपने बाप से मार खाई, और एक आध थप्पड़ नहीं, बाप उसे लात गुस्से से मारता था। उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, ऐसे कमीने लड़के के साथ। क्या आप इस मारपीट को कत्ल का मोटिव नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मगर इतना जरूर कहूंगा कि उस मारपीट की वजह से ये गुस्से और झगड़ा लड़का बन गया था। हम लोग फिर बेमतलब की बातें करने लगे। सीधी सी बातें यार, हम यहाँ यह फैसला करने बैठे कि उस लड़के ने कत्ल किया है या नहीं, उसकी परवरिश कैसे और कहाँ हुई, इसका कारण ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसकी पैदाइश एक स्लम में हुई, एक निचले और पिछड़े तबके में। इस माहौल में केवल अपराध और अपराधी जन्म है, ये मैं जानता हूँ और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं। ऐसे माहौल से निकले बच्चे हमारे सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसे माहौल में सिर्फ गंदगी पैदा होती है, कीड़े पैदा होते हैं, रेंगते हुए कीड़े।
लोग बैठ जाइए। मोहतरमा बैठिए। अगला नंबर किसका है? आपका है? आप नंबर बोलिए। मेरी बारी। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मुझे कन्विंस करने वाले हैं। माफ कीजिए, मैं भूल गया। तो फिर भी बोलिए आप। ठीक है। पिछले 6 दिन मैं कोर्ट की कार्यवाही को देखता रहा, सारे सबूत और गवाहियां भी सुनता रहा, और इस मामले में मुझे हर एक व्यक्ति इतना श्योर, इतना पॉजिटिव लग रहा है कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे यह एहसास होने लगा है कि बचाव पक्ष का वकील यानी कि डिफेंस काउंसिल ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें अपने हाथ से जानी थी, बिल्कुल छोटी छोटी बात। कौन सी छोटी छोटी बातें? आपको पता है, ये लोग कभी भी छोटे मोटे सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके जवाब उन्हें पहले से पता होता है। और ये भी डर लगा रहता है कि हो सकता है पूछने से नुकसान हो, इसीलिए दूर रहते हैं इन सबसे। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वकील कमजोर और बेवकूफ हो। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनों से हो चुकी है। लगता तो यही है। भाई साहब, प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहों पर टिकी है। मान लीजिए अगर वो भी गलत हो तो? मान लीजिए अगर गलत हो तो इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर किसी भी गवाह को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वो गलत नहीं हो सकते? उन्होंने कटघरे में खड़े होकर कसम खाई है, इतना काफी नहीं है? वो सिर्फ इंसान है और इंसान से गलतियां होती है। उस चाकू के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आपके इस नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चे ने कत्ल की शाम को खरीदा था और अदालत में इस बात का इकरार भी किया था? उसकी बात कीजिए। उसकी बात क्यों नहीं करते आप? मिस्टर फोरमैन, मुझे एक बार वो चाकू देखना है। थैंक यू। गुड। अच्छा, अब सर एक एक करके इन फैक्ट्स पर गौर किया जाए। नंबर 1, लड़के ने इस बात का इकरार किया है कि कत्ल की रात को वो 8 बजे घर से निकले, अपने बाप से झगड़कर नहीं, बहुत मार। वही मार खा बहुत मार। अपने बाप से बहुत मार खा। अब कुछ यस। घर से निकलकर लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। स्विच नाइफ। यस, स्विच नाइफ। नंबर 3, ये बटन वाला चाकू या स्विच नाइफ कोई मामूली चाकू नहीं, हत्ता लगा हुआ है जिस पर एक खास किस्म की नकाशी बनी हुई। नंबर 4, वो दुकानदार जिसने ये चाकू बेचा था, अदालत में इसे भी पहचाना गया है। नंबर 5, रात के कोई 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से हुई। मैं ठीक हूं ना अब तक? बिल्कुल ठीक हो। तो इस लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से हुई 9:45 तक, तकरीबन 1 घंटे लड़का उनके साथ रहा। नंबर 6, अदालत में इन तीनों दोस्तों ने उस चाकू को पहचाना और हर एक ने इकरार किया ये वही चाकू है जो उन्होंने उस रात उस लड़के के पास देखा। और आखिरी नंबर 7, तकरीबन 10 बजे ये लड़का वापस अपने घर है। बस यही से इस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि घर आने के बाद वो 11:30 बजे तक घर में ही रहा, फिर नाइट शो फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने के बाद जब वो घर लौटा तब तकरीबन समय था 3-3:15। ठीक है, घर लौटकर उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन इस बीच उस चाकू का क्या हुआ? ये कहानी बहुत कमजोर कहानी है दोस्तों। नाइट शो रात के 9:30 या 9:45 बजे शुरू होता है। ठीक है, इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, और अगर फिल्म लंबी भी हो तो 1 या 1:30 बजे तक आराम से खत्म हो जाती है। और सिनेमा हॉल से पैदल चलकर वो लड़का 2:30 बजे तक अपने घर पहुंच सकता था, लेकिन वो 3:15 बजे पहुंचा। सवाल यह है कि इतना वक्त उसे कहाँ लगा? इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था कि चाकू ढूंढ रहा था। इन सब से ये साफ जाहिर होता है कि उस रात वो लड़का फिल्म देखने गया ही नहीं। सिनेमा हॉल में जाते या निकलते उसे किसी ने नहीं देखा। फिल्म का नाम क्या था उसे याद नहीं, फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं। जो सचमुच हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा कि उस रात वो लड़का घर पर ही था, उसका बाप के साथ झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने बाप के सीने में चाकू मार दिया और घर से निकल गया। लेकिन घर से जाते वक्त उसे एक बात अच्छी तरह याद रही कि उसने चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह साफ कर दिए थे। मुझे लगता है
लड़के का चाकू सचमुच कहीं गिरा होगा और बिल्कुल वैसे ही चाकू से किसी और ने उसके बाप का कत्ल किया होगा। ये भी हो सकता है। चाकू आ गया। थैंक यू मिस्टर फोरमैन। जरा गौर से देखिए शॉट। देखिए चाकू है। देखिए सब लोग, ऐसा चाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना ही उस दुकानदार ने जिसने लड़के के हाथों बेचा था। Aren't you asking us to expect a pretty incredible coincidence? नामुमकिन लगता जरूर है लेकिन मुमकिन भी तो हो सकता है। और मैं कह रहा हूं ये मुमकिन नहीं है। ये तो वैसे ही चाकू है। कैसी रही? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे आप समझते क्या हैं अपने आप को, हाँ? What? Let me go. ये चाकू कहाँ से मिला? कल रात मैं यूं ही टहल रहा था और टहलते टहलते मैं वो लड़के के इलाके में और उसी इलाके में छोटी सी दुकान से मुझे ये चाकू मिला। 120 रुपए। क्या आप जानते हैं ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ा है। वाह, क्या कमाल दिखाया है तुमने। लेकिन इससे साबित क्या होता है मुझे बता दो। हो सकता है ऐसे 10 चाकू हो, लेकिन इससे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू हो सकते। बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। अब भी ये बहुत बड़ा संयोग ही माना जाएगा कि किसी और ने बिल्कुल वैसे ही चाकू से कत्ल किया हो। और वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हें भी बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। तुम्हें लगता है इससे कुछ साबित हो गया? इंटरेस्टिंग। सुनिए, आखिर लड़के ने चाकू खरीदा ही क्यों था? उसका कहना था कि ये हाँ, मुझे पता है उसका क्या कहना था। अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था क्योंकि उसके दोस्त का चाकू उस लड़के के हाथ से टूट गया था। यही कहा था ना? हाँ, यही। बकवास। लड़के के दोस्त ने अदालत में इकरार किया था कि लड़के से चाकू टूटा था। जी हाँ, लेकिन कत्ल से कितने दिन पहले? 3 हफ्ता पहले। और आपके इस मासूम लड़के ने इसे कब खरीदा? बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद और 3.5 घंटे बाद वही चाकू बाप के सीने में घुसा हुआ मिलता है। हाँ, अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था और देखना चाहता था कि धार अच्छी है कि नहीं। मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। ये सवाल उन सवालों में से एक है जिन्हें मैं अदालत में पूछना चाहता था। अगर ये चाकू लड़के ने अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था तो कत्ल के 2 घंटे पहले उसने अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? ये सारी बातें बकवास है। लड़के ने झूठ बोला, ये आपको भी पता है। आपको वाकई लगता है कि उसने झूठ बोला होगा? बूढ़े का कहना है लड़के ने चीख कर कहा था, दैट इज इनफ फॉर मी। आप कुछ कहेंगे? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, मेरा जवाब आप जानते हैं। वो झूठ बोल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चाकू वगैरह का क्या मतलब है यहाँ पर। अरे उस लड़के को किसी ने देखा है अपने बाप का मर्डर करते हुए, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए हम लोगों को? आप लोग खामखा बेकार की बातें किए जा रहे हैं। प्लीज जल्दी से खत्म कीजिए, निपटाइए ये सब और छुट्टी कीजिए। नहीं, चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है इस केस में। सरकारी वकील ने पूरे 1 दिन इसी पे तो खर्च किया है। सरकारी वकील जुम्मा 8 दिन हुए उसे वकालत शुरू किए हुए। वो है क्या 15वां असिस्टेंट या ऐसा ही कुछ? आप मुझे बताइए, वो जानता है क्या इस केस के बारे में? मैडम शांत हो जाइए। इस बहसबाजी से खामखा देर हो रही है। आप बताइए। मेरा एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की जाए। हाँ, लेकिन इस बार मैं हिस्सा नहीं लूंगा। आप 11 लोग वोट डालेंगे, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर इस बार भी गिल्टी के पक्ष में 11 वोट आते हैं तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा। हम गिल्टी का फैसला लेकर अदालत के सामने चले जाएंगे। लेकिन अगर एक वोट भी नॉट गिल्टी के लिए आया तो हमें यहीं पर बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। पहली बार आपने समझदारी की बात की है। Check. That was a sensible suggestion. ओके, लेट्स डू इट।
ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। इस पर अपना सीक्रेट कोड लिखिएगा। आप नोट नहीं, नोट कर लीजिए। श्रीपति कांभीर कत्ति सेदक विनायकर्क महापति कंपाड़ी मगिழ்ச்சி परताप என்ன விநாயக நருக என்புடு தாடி ठीक है, मैं भी आपका वोट लिख देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गिल्टी, 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 अरे पर ये कैसे हो सकता है? किसी ने दिखा दिया अपना हरामीपना। मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो हरामखोर। बताओ किसने बदला अपना वोट? बोलो। एक्सक्यूज मी, दिस वाज अ सीक्रेट वोटिंग। अगर कोई चाहता है कि उसका नाम सलामत रहे तो क्या तू मुझे बताएगा कि उसका नाम सलामत रहे? अगर कोई चाहता है अरे हद होती है यार जीत लीजिए पंची। तुम आदमी हो यार, इसको कोई चंदा क्यों नहीं देता इस समाज सुधार फंड के लिए? माफ कीजिएगा, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और इस मुल्क में हर एक इंसान का हक है कि वो अपना अनपॉपुलर ओपिनियंस भी रख सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने अपना वोट क्यों चेंज कर लिया? वोट उन्होंने नहीं बदला है, वोट मैंने बदला है। नहीं, रहने दीजिए, मैं नहीं जानना चाहूंगा इसकी वजह। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपका एतराज न हो तो। थैंक यू। ये जनाब हम सब के खिलाफ अकेले खड़े हुए। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है, लेकिन ये बेकसूर नहीं है। मेरा ख्याल है हम सब के खिलाफ अकेले खड़े होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है, भले ही किसी अच्छे काम के लिए खड़ा हो। इन्होंने एक जुआ खेला सपोर्ट की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। आइए साहब, आइए आइए आइए। इनके मकसद का मैं एहतराम करता हूं। ही इज मैन ऑफ पावर। मेरी नजर में लड़का शायद अभी भी गिल्टी ही है, लेकिन मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं। भाई साहब आप बैठिए, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। अगर ये भरत मिलाप समाप्त हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक साहब बाहर गए हुए, उनके लिए रुकते। इसको अंगड़ाई बिगड़ाई लेना हो, चाय पानी पीना हो, कर लो, फिर से टाइम पास होने वाला है। आ गए भाई साहब, सब बढ़िया? आपको तो कायम चूड़ लगता हो। आपको चाहिए? देखिए लड़का कसूरवार है, इसमें शक की कोई बात है ही नहीं। अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए। आपको सचमुच लगता है वो बेकसूर है? पता नहीं लेकिन हो सकता है। देखिए मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदगी में इससे बड़ी गलती आपने कभी नहीं की। आपको मान लेना चाहिए कि आप टेस्ट। कोई बात नहीं।
आप बैठिए। थक गए हो? आप भी थक गए हो, बैठिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। मुझे ऐसा लगता मेरा है ख्याल है, सॉरी माफ कीजिएगा। आप बैठिए। नहीं, आइए। देखिए बहुत जरा सी बात है। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि चलिए 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि बेटे ने बाप का कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया, क्यों किया, और उसके पीछे क्या मोटिव है, ये भी एक पॉइंट है। कोई किसी का ऐसे ही कत्ल नहीं कर देता until and unless को कोई पागल हो जाए। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि कत्ल लड़के ने किया है या नहीं किया है, किसी और ने किया है, क्यों किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जानना पुलिस का काम है। बिल्कुल सही, मगर उस आदमी का कत्ल हुआ, अगर लड़के ने नहीं किया तो किसने किया? मुझे नहीं मालूम, लड़के का बाप कोई सही आदमी नहीं था। मेरा मतलब है कि कोई मॉडल सिटीजन नहीं था। वो शराब बहुत पीता था और शराब पीकर लड़ाई झगड़े भी बहुत करता था। एक बार उसका झगड़ा किसी औरत के पीछे हुआ था जिसमें किसी ने किसका हाथ तोड़ा था। तो फिर उसका कत्ल करने वाला उन लोगों में से भी हो सकता है जो उसके साथ जेल में थे, या फिर कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिससे उसका कोई झगड़ा हुआ हो, शराब के पीछे, जुए के पीछे, या फिर औरत के पीछे, कोई भी हो सकता है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो बूढ़ा जो नीचे रहता है, कत्ल वाली रात उसने कुछ आवाजें सुनी, फिर उसे लड़के की चीख सुनाई दी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके 2 सेकंड के बाद उसने लड़के को घर से बाहर भागते हुए देखा। इस बात का क्या मतलब निकालते हैं आप? इसी बात की मुझे भी हैरानी है। छत से आती हुई लड़के की आवाज बूढ़े को कितनी साफ सुनाई दी होगी। उसने आवाज छत से नहीं सुनी थी, खिड़की से सुनी थी। ऊपर वाली खिड़की भी खुली हुई थी। उससे आज बहुत गर्मी थी, याद है ना आपको? हाँ, फिर भी आवाज तो दूसरे घर से आई थी, और किसी भी आवाज को पहचानना इतना आसान नहीं होता, खासकर चीखती हुई आवाज। 5 आवाज़ों में से उसने लड़की की आवाज पहचानी, वो भी आग पर पट्टी बांध कर। हाँ, वो इसलिए कि वो लड़के को पहले से ही पहचाना था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसने ऊपर से आती हुई कोई आवाज सुनी होगी और उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर दिया कि ये वही लड़का है? वाह कमाल, बूढ़े ने बाप के बेटे की आवाज सुनी और उसके 15 सेकंड के बाद उस लड़के को घर से भागते हुए देखा। उसने देखा। सुनिए, और वो सामने वाली औरत को भी याद रखिए, उसने उसे चाकू मारते हुए देखा है। इतना काफी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। उस औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा है, गुजरती ट्रेन की खिड़कियों से। ट्रेन में 6 डिब्बे थे और आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने उसे देखा है। उसे छोटी छोटी मामूली डिटेल्स तक याद नहीं। याद मुझे समझ नहीं आता कि आप किस बात पर आर्ग्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन को किसी खास गिवन पॉइंट से गुजरने के लिए कितना वक्त लगता होगा? मेरे ख्याल से शायद कुछ 10 या 12 सेकंड। लेकिन ये सब किस लिए? इनका अंदाजा काफी सही है। और कोई बता सकता है? मुझे भी सही लगता है। अच्छा जी, आप कुछ करेंगे? देखिए, अगर ट्रेन की लंबाई 100 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार है तो यस, ये मैडम ठीक बोल रही है, 10 सेकंड से बैठे। अरे ठीक है यार, 10 सेकंड कहिए या 12 सेकंड कहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? 10 सेकंड मान लेते। अब मान लीजिए कि ये गिवन पॉइंट वो खिड़की है जहां पर कत्ल की वारदात हुई थी, ठीक है? अब एक बात और बताइए, आप में से कोई रेलवे लाइन के इतने करीब कभी रह चुका है? जी, मैं अभी कुछ ही दिन में, पेंटिंग का बिजनेस है मेरा, तो किसी काम से 3 दिन रही थी वहाँ। अच्छा, तो कैसा होता था वहां पर? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शोर वगैरह होता था? बहुत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस में हर चीज की आदत हो जाती है। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के इतने करीब रह चुका हूँ। जब ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस प्रकार से शोर होता है कि खुद की आवाज खुद को ही सुनाई नहीं देती। ठीक है, नहीं सुनाई देती, लेकिन मतलब की बात क्या है बताता हूँ। चलो हम 2 गवाहियों को एक साथ मिला करते हैं। पहली गवाही है उस बूढ़े की जो ठीक नीचे रहता है। उसका कहना है कि उसने लड़के की आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके फौरन 1 सेकंड बाद उसको किसी की फर्श पर गिरने की आवाज आई, बिल्कुल 1 सेकंड बाद, ठीक है? दूसरी गवाही है उस औरत की जो ठीक सामने रहती है।
उसका कहना है कि उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू कत्ल की वारदात देखी। बिल्कुल आखिरी 2 डिब्बे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब हम सब ने ये स्वीकार कर लिया है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास गिवन पॉइंट से गुजरने के लिए 10 सेकंड का वक्त लगता है। क्योंकि उस औरत ने कत्ल की वारदात आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू देखी, तो हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त ट्रेन गुजरी होगी उसी वक्त पर बॉडी फर्श पर गिरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी फर्श पर गिरने के पहले 10 सेकंड लोकल ट्रेन वहां से जबरदस्त शोर करती हुई गुजरी होगी। और बूढ़े के गवाही के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके फौरन 1 सेकंड बाद बॉडी फर्श पर गिरने की आवाज उसे उसी वक्त सुनाई दे सकती है जिस वक्त लोकल ट्रेन उसके सर पर से गुजर रही थी। और इतने शोर में यह मुमकिन ही नहीं है कि उस बूढ़े को कुछ सुनाई दिया होगा। क्या बकवास है, उसे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। आपको वाकई लगता है कि उसने कुछ सुना होगा? बूढ़े का कहना है लड़के ने चीख कर कहा था। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो फिर ट्रेन के शोर में आवाज नहीं पहचानी होगी। तो बिल्कुल बाल की खाल निकाल जा रही बात है। अरे 1-1 सेकंड की बात की जा रही है, कोई भी आदमी इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है उसे एक्यूरेट ही होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने कुछ नहीं सुना होगा। मेरा भी यही ख्याल है। इतने शोर में क्या कह रहे हैं आप? पागल हैं आप लोग। अरे आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा? अटेंशन मेरी, अटेंशन। अदालत में मैं उस बूढ़े को गौर से देख रहा था। उसकी कोट की शोर यहाँ से उधड़ी हुई थी। नोटिस किया था आपने? नहीं किया। वो जिस तरह से अदालत में आया था वो बहुत ही बूढ़ा था और फटा हुआ कोट पहने। वो धीरे धीरे मेरा ख्याल है आप सब लोगों से ज्यादा मैं उसे जानता हूं। वो इस वक्त आखिरी साल डरा हुआ गुमनाम सा आदमी है जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, जिसका कहीं कोई किसी की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। 75 वर्ष के बाद भी उसे कोई सलाह नहीं। इस तरह के आदमी के लिए जिंदगी में कम से कम एक बार तो उसकी बात सुनी जाए, उसे अहमियत दी जाए। और अगर ऐसा मौका उसे मिल जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है वो उसे अपने हाथ से निकाल जाए। उस बूढ़े ने इसलिए झूठ बोला कि उसे एक बार इंपॉर्टेंस मिल जाए। जी नहीं, उसने सचमुच झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद उसने खुद को ये यकीन दिला दिया कि जो आवाज उसने सुनी है वो उस लड़के की। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो फिर ये इतनी आम बात है जिसे हम लोग मुहावरे की तरह बोलते हैं। 1 मिनट, उस लड़के का जुमला था मैं मार डालूंगा तुझे, और ये बात उसने पूरी ताकत गुस्से में चीख कर कही थी। जब भी कोई ऐसी बात बोलता है उसका मतलब वही होता है। क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेवकूफ है जो ऐसी बातें वो चिल्ला कर कहेगा और सारे पड़ोस वाले सुन लेंगे? मुझे नहीं लगता। इसलिए ऐसे तो वो काफी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट? वो बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ है। उसे ठीक से हिंदी भी नहीं बोलनी आती है। मैं अपना वोट बदलना चाहती हूँ। अब क्यों मजाक कर रही हैं आप? नॉट गिल्टी। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। ठीक है, अब वोट है, 9 कसूरवार और फिर बेकसूर। ऐसा बहुत बार हुआ है कि फैक्ट्स के बिना पर किसी को कातिल मान लिया गया और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। सुनिए, लड़के का एक वकील था ना? लड़के का केस उसने लड़ा, आपने नहीं। आप क्यों इतना बोल रहे हैं? लॉयर्स आर नॉट इनफेलिबल। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ये वकील उसे कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। ये केस कोई ऐसा केस नहीं था जिससे उसको कोई फायदा पहुंचा, किसी भी तरह का। ना इसमें पैसा था, ना नाम था, ना ही जीतने का कोई चांस था। और केस को मजबूती से लड़ने के लिए वकील को अपने क्लाइंट पर विश्वास होना जरूरी है। और जैसे पहले आप बता चुके कि उसको अपने क्लाइंट पर नहीं था। बिल्कुल नहीं था, और किसी को हो भी नहीं सकता।
हाँ, अगर ऊपर से भगवान उतर कर आए और किसी वकील से बात करें तब बात अलग है। There is a question I would like to ask. चलिए मान लेते हैं लड़का कातिल है। इसने अपने बाप के सीने में चाकू मारा और घर से भाग गया। ये हुआ रात के 12:10। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कब और कहाँ किया? 3-3:15 बजे जब लड़का घर वापस लौटा तो उसी के घर के बरामदे में बैठे 2 सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया। तो सवाल यह है कि अगर लड़का सचमुच कातिल था तो कत्ल के 3 घंटे बाद वापस लौट कर क्यों आया? क्या उसका लड़का जानता था कि कुछ लोग उसका वो चाकू देख चुके थे और बाद में से आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए इससे पहले कि वो पुलिस के हाथों पहुंचे वो चाकू खुद असली करना चाहिए। अगर उसे इस बात का डर होता कि चाकू आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो उसे वहां छोड़ना। इसलिए कि कत्ल के बाद वो इतना पैनिक, इतना घबरा हुआ होगा, वहां से भाग खड़ा होगा। लेकिन जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसे याद आया कि वो घबराहट में चाकू ही छोड़ा। ये तो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी डिक्शनरी में घबराहट का डेफिनेशन क्या है। सुनिए, अब भूल जाइए सारी बात। वो चाकू लेने इसलिए वापस आया था ताकि उसे कहीं ठिकाने लगा सके। 3 घंटे बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। माफ कीजिएगा, अगर उसकी जगह मैं होता और मैंने किसी का मर्डर किया होता तो कत्ल के 3 घंटे बाद वापस लौट के कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे इस बात का डर होता कि वहां पुलिस पहुंच चुकी होगी। मैं उस जगह से हर हाल में दूर रहता, चाहे चाकू मिले या भाग में जाए। आपने गिल्टी का वोट दिया था। अरे आप हैं किसकी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूं और ना ही इसकी कोई जरूरत समझता हूं। मैं तो बस आपसे एक सवाल पूछूं। अगर मैं उसकी जगह होता चाकू लेके माफ कीजिएगा, मैं पूरी बात करना जानता हूं। जैसा कि सामने वाला औरत का बयान है कि उसने कत्ल होते हुए देखा और उसके 1 सेकंड बाद, मेरा मतलब है ट्रेन गुजरने के 1 सेकंड बाद, उसके मुंह से जोर से चीख निकली और वो पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ी। तो जाहिर सी बात है ये चीख उस लड़के को भी सुनाई दी होगी, जिससे उसे पता लग गया होगा कि किसी ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया है। और ये जानने के बाद भी कि किसी ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया है, कत्ल के 3 घंटे बाद वापस उसी जगह लौट कर कैसे आ सकता है? माफ कीजिएगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। अरे सिर्फ वो जो होती है, वो जो पहली घबराहट में उससे वो चीख सुनाई देती, जो हो सकता है ज़्यादा कुछ नहीं हो। और दूसरी, पर उसने वो चीख सुनी भी हो सकता है उसने उसे अपनी एक्शन के साथ रिलेट किया हो। मुझे तो उसके इलाके में ऐसी चीख हो पुकार और करने की बात है। Is right. There is your answer. Sorry, I am not convinced by his answer. हाँ, हो सकता है कि उसने अपने बाप का खून किया, उसको औरत की चीख सुनाई नहीं दी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया और दिमाग ठंडा होने पर चाकू लेने के लिए घर वापस आया। हो सकता है कि ये सारी बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन हो सकता है ना भी हो। हमारे पास बहुत से डाउट हैं जिनकी वजह से ये तय करना मुश्किल है कि जिस वक्त कत्ल हुआ था उस वक्त लड़का वहाँ पर आया नहीं। ये आदमी सेक्स को तोड़ मरोड़ रहा है। उस औरत का बयान था ना कि उसने लड़के को देखा है अपने बाप का मर्डर करते हुए। ये काफी नहीं है क्या? यानी कि किसी का कुछ भी कहना इसके लिए कोई मैटर नहीं करता है। मिस्टर फोरमैन, एक बार फिर से वोटिंग कीजिए। अरे मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही हूँ ना। ठीक है, फिर से वोट की मांग की गई है। अरे वोटिंग करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता, उन साहब की मांग की। वक्त की इतनी बर्बादी मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, अब जो लोग नॉन गिल्टी के रूप में तो हाथ उठाइए। Sorry, I am changing my vote, not guilty. क्या हो गया आपको? सुनिए, क्या कह रहे हो? क्या पागल हो गए हो? आप इस फर्स्ट पर ध्यान क्यों नहीं देते?
क्या मजाक है? हर आदमी का दिल कैसे तड़प उठा है उस घटिया और निकम्मे लौंडे के लिए। मैं जानना चाहूंगा आपने अपना वोट क्यों? कम ऑन, गिव मी रीजन। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपना वोट क्यों बदला। ये देखिए, इस लड़के के बारे में आपने नॉट गिल्टी का वोट दिया है। इसी चांस से बात करते हुए देखा है। ये वो चाकू नहीं है, भूल गया? ये हद होती है पागलपन की। अब तो मदारी की तरह पता नहीं कहां से तरह तरह की चीजें निकालते हैं। आखिर किस बात का यकीन करें हम? हाँ, और उस बूढ़े आदमी का क्या करें? क्या मान ले बूढ़ा बिस्तर से उठाएंगे, उसने तोड़कर दरवाजा खोला ही नहीं और उसने उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा ही। ये सारी बातें उसने सिर्फ इसलिए कही तो उसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलती है ना? जरा 1 मिनट रुकिए प्लीज। क्यों? अब आप बॉलिंग करेंगे। क्या उस बूढ़े ने कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था? दौड़कर खोला था, चलकर खोला था, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने दरवाजा खोला था। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था। वेट अ मिनट, उसका कमरा बरामदे से कितना दूर था? क्यों? आपको नहीं पता? हमें तो लगता है आपको दुनिया की सारी चीजें पता होती है नहीं? मिस्टर फोरमैन, मुझे एक बार मकान का नक्शा देखिए। पूरा पेशी दोबारा शुरू कीजिए, काफी अच्छा रहेगा। यही कहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। बुरे आदमी का कहना है कि ऐसे ही बॉडी फर्श पर गिरी, उसको ऊपर किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई, फिर दरवाजा खोलने की आवाज आई और उसके फौरन बाद सीढ़ियां नीचे उतरते कदमों की आवाज आई। वो अपने बिस्तर से उठा और सीढ़ियों तक पहुंचा। उसका कहना है कि उसको सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब अगर काकी ने फौरन भागना शुरू किया बाल की खाल निकालने का कॉम्पिटिशन हो तो पहला इनाम यही साथ में मिलेगा। सुनिए मिस्टर, अपने ये स्मार्ट दिमाग से ना बंद नहीं करेंगे क्या? जी नहीं, जूरी में बैठने का जो पैसा मिल रहा है उसके बदले आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। तो नक्शा देख लेते हैं। ठीक है, नक्शा देखिए। ये क्या हुआ? क्या है? थैंक यू। ये देखो, ये है घर जहाँ पर सत्य की वारदात हुई थी। ये है बूढ़े आदमी का घर। ठीक है, बूढ़े आदमी का कहना है कि वो अपने बिस्तर से उठा, इस कमरे से इस कमरे में आया, फिर बरामदे में आया और 31 फीट का बरामदा पार किया। यहाँ से उसने लड़के को भागते हुए बॉडी फर्श पर गिरने के 15 सेकंड के बाद वो यहाँ सो रहा है। खिड़की से दरवाजे से मुझे 12 फीट और बरामदे के दरवाजे में 21 फीट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बिस्तर से उठा, फिर 12 फीट चला, 4, 6, 8, 12 फीट चला और दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, फिर 12 फीट चला और बरामदे में आया और 31 फीट पे इसका बरामदा पार किया। ये सब काम हुआ। फिर एक बूढ़े आदमी के लिए इस पर लगने का असंभव होता है, ये काफी लंबा फासला है। What are you doing? एक बार आए तो सही। जरा एक कुर्सी दीजिए। ये लो। ये देखो, यहाँ पर बूढ़ा आदमी सो रहा था और एक कुर्सी दीजिए और यहाँ से 12 फीट पर दूसरा कमरा शुरू होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर है और यहाँ से 12 फीट पर बरामदा शुरू होता है जो 31 फीट चेंज का है। मैं यहाँ से दरवाजे से जाऊँगा और यहाँ से वापस आऊँगा। ठीक है? ये थोड़ा सा पागलपन है। क्यों आप हम लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये मतरमा पतिएगा। आपके मुताबिक इसमें सिर्फ 15 से नहीं है। ठीक है? इसी के बाद करिए। आप जब शुरू करना चाहें पहले से आवाज़ सुनिएगा। मान लीजिए कि ये बॉडी फर्स्ट पर गिरने की आवाज़ होगी और उसी वक्त से आप मुझे कहना है।
बाप और बेटे का झगड़ा सुना, फिर बॉडी पार्ट पर गिरने की आवाज सुनी और उसी वक्त सामने वाली औरत की चीख सुनी। वो अपने बिस्तर से उठा, उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। उसको किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि ये वही लड़का है। लोगों को क्या हो गया है? लड़का एक खतरनाक कातिल है। उसने अपने बाप का खून किया है। उसे तो हर हालत में फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। अच्छा, तो आप उसके जल्लाद हो? यस, आई एम वन ऑफ देम। आप चाहेंगे कि फांसी का स्विच आप ही दबाएं? बेशक। उस लड़के के लिए चाहूंगा कि तख्ते का स्विच मैं ही दबाऊं। आई एम सॉरी फॉर यू। हे ब्लडी, डोंट स्टार्ट विद मी। आपने शुरुआत की है। यू स्टार्टेड फर्स्ट। आपने शुरुआत की है। आपने शुरुआत की माफ कीजिएगा, हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि इस देश की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने हमें नोटिफाई करके इज्जत से यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम एक ऐसे लड़के के बारे में फैसला सुना सके जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है। इस केस के हार या जीत से हमें कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमें चाहिए कि ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी शुड नॉट मेक इट अ पर्सनल थिंग। थैंक यू। कितना अंधेरा हो गया है, लगता है आंधी आएगी। गर्मी कितनी हो रही है ना? माफ कीजिएगा, आपको गर्मी नहीं लगती? जी नहीं। मेरा ख्याल है हमें एक और बार वोटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, इसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मिटर पोल। मिस्टर फोमैन, आपका क्या ख्याल है? जो आपका ख्याल हो मेरा ख्याल। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मैं आप सबको जूरी नंबर के हिसाब से कहूँ। आई वोट फॉर गिल्टी। नंबर 2 नॉट गिल्टी। नंबर 3 गिल्टी। 4 गिल्टी। 5 नॉट गिल्टी। 6 नॉट गिल्टी। 7 गिल्टी। नंबर 8 नॉट गिल्टी। 9 नॉट गिल्टी। 10 गिल्टी। 11 नॉट गिल्टी। 12 गिल्टी। 6 to 6। मैं सच कह रहा हूँ, हम में से आधे लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये लड़का जिस तबके से आया है ना, किसी भी तबके से आया हो, इसे हमें कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ केस की बात कर रहे हैं और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अरे फैक्ट्स के ऐसी की तैसी बाहर में जाए फैक्ट्स, उन्हें तो जैसी मर्जी मोड़ लो तुम। यही बात 1 घंटे से ये साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग शरीफ में ये बात उतर ही नहीं रही है। ठीक आपने लोग के कान में पर्दे मार के रखे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बता देगा मैं साहब साहब रुकिए। ये पक्के क्यों नहीं चल रहे हैं? पानी लेंगे आप? नहीं, शुक्रिया। आप बैठिए। तुझे बता रहा हूँ, तू बाहर भी से के बताता हूँ। अरे रुकिए। एक कपड़ों में पैर। लगता है आज बारिश होगी। अच्छा, ऊपर से कोई मैसेज आया आपके पास? नहीं। ये बताइए, आपने वोट क्यों चेंज कर दिया? वो मुझे महसूस हुआ है। आपकी टांगें इतनी कमजोर है कि इस फैसले पर खड़े नहीं रह सके आप? मेरी टांग हैं? ये आप जरा दूसरे बहुत जैसी डिटेल्स है जो हमारे सामने पहली बार आई। डिटेल्स यूं कहिए ना कि आप भी हवा के साथ फड़फड़ा गए, रोग खा गए इंसान इंटेलेक्चुअल का। आप जो है ना जरा ठीक से बात कीजिए।
कम ऑन, आपकी उम्र से है तो एक फोटो 1000 मिलते हैं। 1000 मिलते हैं? नहीं सर, आपका ठीक से बात कीजिए वरना भागा क्या? वरना मैं आपकी सुन लूंगा। पंखे क्यों नहीं चल रहे हैं भाई? देख ये सब लोग अचानक से ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े मिशन में निकले। मैं सच कह रहा हूँ, अब इनमें से एक नहीं टूटने वाला। हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि हम चले अदालत के पास और उन्हें बताएं कि हम मंजूरी दी। अब कोई फैसला नहीं, वरना बता रहा हूँ रात भर यही फंसे रहेंगे। अरे बाहर में जाए के मेरा दिमाग इतना फालतू नहीं कि बैठ कर यहाँ फोड़ता रहो। इतनी जहालत की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। आपने अदालत में हल्फ उठाया इंसान के हुए क्यों नहीं कर? दरअसल बेईमानी है। अरे ये नॉट गिल्टी का वोट क्यों नहीं देते थे? मैंने गिल्टी का वोट दिया है क्योंकि मुझे लगता है ये लड़का गिल्टी है। अच्छा ठीक है, बस कीजिए, कोई कहीं पहुंचने वाला नहीं है इससे। इनकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो अपनी ऑनेस्टली राय बताई है। आई नो बट स्टिल बस कीजिए। आपको इस पर कोई विचार करना चाहिए। नो आई डोंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठिए। अब यहाँ बैठे रहना बेकार है, कोई नतीजा नहीं मिलेगा इसका। इससे अच्छा यही है कि हम चले अदालत के पास और उन्हें बताएं कि हम मंजूरी दी। मेरा भी यही ख्याल है। चलिए चलते हैं। लड़के की किस्मत का फैसला दूसरे 12 आदमी कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अदालत अभी हमसे लिए एक्सेप्ट करेगी। अभी हमने ज़्यादा वक्त भी तो नहीं लिया। तो ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं दूसरी जुड़ी लड़के को नहीं छोड़ने वाले। यार हम अब कोई अपना फैसला नहीं बदलने वाला। चलकर बता दीजिए अंदर। अरे यार शांत रहिए। क्या 2 मिनट में भी बिना झगड़े के रह ले सकते हैं? हाँ? बैठिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मुझे कुछ कहना है। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फिल्म देखने के 1 घंटे बाद लड़की को फिल्म का नाम याद था। उसमें कौन कौन काम कर रहा था ये तो उसको याद नहीं। 3 साल में भी ये बात बहुत बार दोहराई है। लड़के के पास केवल एक ही बहाना है, वो भी है ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को बैक करे। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप उस लड़के की जगह पर होते और अपने बाप से ऊपर खाने के बाद ऐसे तनाव भरे एक्सीडेंट से गुजरे होते तो आप ये तो डिटेल याद रखा। खास वाली बयान नहीं सकता हूँ, इससे याद नहीं कि जो फिल्म देखने गया है। पुलिस के बयान के मुताबिक उसकी सारी पूछताछ उसके बगल वाले कमरे में की गई थी जहाँ पर उसके बाप की लाश थी। तो ऐसे तनाव भरी स्थिति में आप ये सब डिटेल याद रख पाते? अंडर ग्रेट इमोशनल स्ट्रेस। अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया और उसने ये भी बताया था कि उसमें कौन कौन काम कर रहा है। उसके वकील ने उसे सिखाकर बयान बना लिया होगा। उसके वकील के पास 3 महीने थे और इन 3 महीनों में उसने उसे सारी बातें रटा दी थी कि किस थिएटर में कौन सी पिक्चर किस समय लगी है। उसे सारी बातें याद थी। मैं तो एतबार करूंगा उस पुलिसमैन की गवाही का जिसने उस रात इस लड़के का बयान लिया। मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। थैंक यू। कल रात आप कहाँ थे? कल रात में अपने घर था ऑफिस में। और परसों रात को? What is this? It's all right, it's all right. परसों रात हाँ मैं अपने ऑफिस में था। 8:30 बजे वहाँ से निकला। और उसकी पिछली रात को? हाँ मंगल की रात मैं
तो ये साबित हो गया कि लड़का फिल्म देखने गया था। जी नहीं, लेकिन इससे ये जरूर जाहिर हो गया कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो लड़का फिल्म देखने नहीं गया था। जैसे कि इंसान के लिए कुछ डिटेल्स भूल जाना नॉर्मल है, उस लड़के के लिए भी बिल्कुल नॉर्मल है। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी ये जबान जमीन तक ना लटकने लगे, लेकिन ये लड़का गिल्टी है। मिस्टर फोरमैन, मुझे देखना है। क्या? वो चाकू। अरे भाई, हम सब वहीं पे अटके हुए हैं 6 to 6 पे। किसी के पास कोई सुझाव है? मेरे पास है। हम सबके लिए अच्छे से बढ़िया सा खाना मंगवाया जाए। हाँ, 1 घंटा और लिया जा सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं, रात भर ही रुक गई। ये बात मेरे गले में उतरती, ये जो है ना डाउनवर्ड एंगल वाली बात, इसलिए क्योंकि लड़के का कद 5 फीट 7 इंच था और उसके बाप का कद 6 फीट 2 इंच, यानी कि दोनों के कद में लगभग 7 इंच का डिफरेंस था। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है। अरे कोई आदमी अपने से लगभग आधे फीट ऊंचे आदमी पर ऊपर से वार कैसे कर सकता है? टेल मी। ये मुझे पूछा, जब तक आप देख नहीं लेंगे आपको तसल्ली नहीं होगी ना, तो उठ कर आए अपने से। ठीक है, ध्यान से देखिए और तसल्ली कर लीजिए, दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा आपके लिए। आपका कद मुझसे 5-7 इंच ज्यादा हुआ, थोड़ा सा फर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Calm down, nobody is hurt, right? ये हो क्या रहा है? Nobody is hurt. आप देखिए और तसल्ली कर लीजिए। Here is your angle, down and in, down and in. अपने से ऊंचे कद के आदमी पर मैं इसी तरह बात करूंगा और इसी तरह किया भी गया होगा। Now go ahead and tell me if I'm wrong. वेट अ मिनट, जरा मुझे दीजिए। इन्हीं में पली थी मैं। चाकू में? जी नहीं, स्लम में। मुझे नफरत है ऐसी चीजों से। अच्छा, क्या किसी झगड़े में चाकू चलते देखा है आपने? सैकड़ों बार। ये चाकू ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे इस तरह पकड़ा जाता है और इसे इस तरह खोला जाता है। डाउनवर्ड अटैक करने के लिए पूरी ग्रिप चेंज करनी पड़ती है, जो सिर्फ डैगर में ही पॉसिबल होती है। तो फिर वार कैसे किया जाता है? इस तरह अंडरहैंड। मैंने किसी को दूसरे तरफ से स्विच नाइफ पकड़ते हुए नहीं देखा, हमेशा ऐसे ही पकड़ते देखा है। Are you sure? Yes, I'm sure. लड़का चाकू चलाने में माहिर था, ये बात हम सबको पता है। क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि इस तरह का वार उसने किया होगा? I guess so. जिस लड़के को इतना तजुर्बा हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वैसा नहीं कर सकता। अगर वो लड़का वार करता तो अंडरहैंडेड ही करता। राइट। सुनिए मोहतरमा, आप इतनी श्योर कैसे कह सकते? अरे आपने मर्डर करने में कोई डिप्लोमा किया है? This was underhanded. ओके, कैसे कैसे कह सकती हैं आप ये बात? क्या आप उस वक्त कमरे में मौजूद थी जब ये कत्ल हुआ? जी नहीं, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद नहीं था। इन सब हद करने से कोई फायदा नहीं। I don't believe it. आपको क्या लगता है? शायद I don't know. What do you mean you don't know? I don't know. रुकिए, आप कुछ कहेंगे? मेरी खोपड़ी भरना रही है। इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं अपना वोट चेंज कर रहा हूँ। नॉट गिल्टी। क्या 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 क्या? सुना नहीं आपने? नॉट गिल्टी। मैं तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप। What do you mean you are fed up? ये कोई जवाब नहीं हुआ? तो आपको इससे क्या? आप अपनी चिंता कीजिए। पहले सबके साथ मिलकर आपने गिल्टी का फैसला सुना दिया, क्योंकि आपकी जेब में वो क्या बोलते हैं सिनेमा डंकी के टिकट 2 उछल कूद मचा रहे थे, और अब आप अचानक से गिल्टी का फैसला सुना रहे क्योंकि आप तंग आ चुके हैं, बिकॉज यू आर फेड अप। ओ भाई साहब, रिफ्यूजी। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपका कोई हक नहीं है। कितना घटिया और गिरे हुए इंसान है आप। आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मुझे हक है कि मैं आपसे इस तरह बात करूं। मिस्टर फोरमैन, एक बार फिर से वोटिंग की जाए। ठीक है, फिर से वोट की मांग की गई है, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए। अब जो लोग नॉट गिल्टी के पक्ष में हैं, वही सिर्फ हाथ उठाएंगे। उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ये जो आदमी यहाँ बैठा है, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। जो मुझे पागल नजर आता है, इसे तो बरेलिया आगरा में होना चाहिए था। और आप लोग इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, उस लड़के के बारे में मैंने जो कुछ बातें कही है ना, पत्थर की लकीर है। ये साले पैदाइश से झूठे और कमीने होते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, लॉजिक की बात करता हूं। दे आर डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंट, दे एक्ट डिफरेंट। इन्हें किसी को मारने के लिए किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। कहां जा रहे हैं आप? हाँ, अंदर जाकर अच्छी तरह अपने काम साफ कर लीजिएगा। और आप सब सुनिए, इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जिए या मरे, इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें अपने माँ की परवाह नहीं, अपने बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहन बच्चों की परवाह नहीं। साले जानवरों की तरह पैदा होते हैं और उन्हीं की तरह पलते हैं। भैंचोद। You are a sick man. सिक? आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए। आइए बैठिए चुपचाप। कोई भी जुरी किसी को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकती है जब तक कि वो पूरी तरह से श्योर ना हो। आप तीन लोग इतने श्योर कैसे, वो हमारे कानून की समझ में नहीं आ रहा। शायद आप ही हमें बता सकते। बताइए। तू बाहर मिल ना, तुझे बात तो बोलती। मिस्टर बॉसमैन, इनको बाहर देखो पहले। भाई रुकिए, आप बोलिए। कोशिश करता हूं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स काफी अच्छे थे, खास तौर पर वो आखिरी पॉइंट जिसमें आपने साबित किया कि जख्म पर निशान जो लाश पर है वो ओवरहैंड स्टैबिंग से नहीं बन सकता। हालांकि मेरा अब भी यकीन है कि कत्ल का मुजरिम वो लड़का ही है। इसके लिए मेरे पास दो वजह है। पहली, वो औरत जिसका घर ठीक उस लड़के के मकान के सामने है और जिसने कत्ल की वारदात को होते हुए देखा है। और मेरा ख्याल है यही एक पॉइंट काफी है। और दूसरी, उस औरत ने लड़के को हाथ उठाकर चाकू मारते हुए देखा था। बस बात खत्म। एग्जैक्टली। अब जरा एक मिनट इस औरत के बारे में बात की जाए। पहली, औरत का कहना है कि तकरीबन रात 11 बजे वो अपने बिस्तर पर लेटी, जो ठीक उस खिड़की से लगा हुआ है जहां से वो लेटी लेटी भी खिड़की के उस पार लड़के के कमरे में देख सकती है। तकरीबन 1 घंटा उसे नींद नहीं आई और वो लेटी लेटी करवटें बदलती रही। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा नहीं था। अचानक 12:10 पर एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन वहां से गुजरी और औरत ने यूं ही झांक कर देखा। और झांक कर क्या देखा? लोकल ट्रेन में कुल 6 डिब्बे थे और उन 6 डिब्बों के आखिरी 2 खिड़कियों से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। उसका कहना है कि इस दौरान ट्रेन की सारी लाइटें ऑफ हो गई थी और उसे सब कुछ बारीकी से दिखाई दिया। और उसने कहा कि उसने लड़के को चाकू उठाकर अपने बाप के सीने में मारते हुए देखा। ये बयान चट्टान की तरह मजबूत है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ यही है पूरा केस। सुना आप लोगों ने? What do you think? How about you? शायद, I don't know. दरअसल इतने सारे एविडेंस है कि I mean, this is a pretty complicated business. Frankly, I don't see a reason for acquittal. Actually, इतने सारे एविडेंस को सही जगह रखना बड़ा मुश्किल है। सुनिए, इन सारे एविडेंस को उठाइए और खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। उस औरत ने कत्ल करते हुए देखा है, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? शायद मैं भी। Let's vote on it. ठीक है, फिर से वोट की मांग की गई है। Mr. Borman, I am changing my vote. I say guilty. Anybody else? The vote is 8 to 4. सुनिए मिस्टर, इस एक वोट को आप अपनी पर्सनल विक्ट्री समझने की गलती मत कीजिए। दरअसल I am the competitive type, you know. I don't think so. तो ठीक है साहबा, मैं अपनी राय पेश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग हंग जुर्म हैं और ये बात हमें अदालत में जाकर बता देनी चाहिए। क्या? पर आप तो हम जुरी के खिलाफ थे। जी हाँ, पर अब नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? आपने कहा था कि हम जुरी की बात बेईमानी की बात है। जी हाँ, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस छत के नीचे इतने जिद्दी और इतने खर दिमाग लोग बैठे हैं कि अब कुछ किया नहीं जा सकता है।
अब हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ से। एक बार दोबारा बातचीत कर ले। दोबारा 10 बार दोबारा बातचीत कर चुके हम लोग। कब तक ये लोग टेनिस बॉल की तरह इधर से उधर शटिंग करते रहेंगे? 1 मिनट, आपको कोई हक नहीं इस तरह बात करने का। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो कहिए साहबान, खत्म किया जाए घंटा। देखिए, हम एक टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं। इससे पहले किसी ने 1 घंटे की बात कही थी। अभी कितने बजे हैं? 8:15। तो मान के चलते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक हम इस बात पर आएंगे कि हम मंजूरी है या नहीं। जनाब आला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कह रहा था कि 1 घंटे बाद हम इस बात पर निर्णय लेंगे कि हम मंजूरी है या नहीं। जी नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप अपनी नाक को इस तरह सहला रहे हैं। देखिए, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप करने देंगे? मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइए। हाँ जी, थैंक यू। मुझे पता है कि बाद में आप इस बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल अभी बिजली की तरह आया कि ये साहब अपनी नाक इस तरह क्यों मसल रहे हैं? तो मेहरबानी करके चुप हो जाइए आप प्लीज। इस वक्त इस समय मैं इंसाफ से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। गो एंड सिट डाउन। हाँ तो साहब, आप जरा बताइए, आप अपनी नाक किस तरह क्यों मसल रहे हैं? मुझे जरा तकलीफ होती है यहाँ पर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? फिर माफी चाहूंगा, इस तकलीफ की वजह आपका चश्मा। जी हाँ बिल्कुल, पर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा था, इस चश्मे की वजह से आपके नाक के दोनों तरफ काफी गहरे निशान पड़े, काफी परेशान करते हैं आपको। जी हाँ, मुझे परेशान करते हैं। मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया जिंदगी में, मुझे इसका तजुर्बा नहीं, क्योंकि मेरी आंखें माशाल्लाह काफी अच्छी है। अलबत्ता कानों की हालत थोड़ी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ सबका। खामोश। हुजूर आला, जिस खातून का दावा है कि उसने कत्ल की वारदात नहीं की है, उस खातून के दिमाग पर बिल्कुल ऐसे ही तो गहरे निशान थे। मैं बस सिर्फ 1 मिनट लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे ये बात पहले बिल्कुल याद नहीं आई, लेकिन अभी मेरे जहन में उस औरत का चेहरा खुल गया और मुझे याद आ गया कि बिल्कुल ऐसे ही 2 निशान उस खातून के दिमाग पर थे। और अदालत में बैठे बैठे उन्होंने कई बार उन्हें इसी तरह सहलाया भी था। He's right. उन्हें बहुत बार सहलाया। हाँ, उनकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 35 से ज्यादा की न लगे। और क्या होगा आप लोगों ने भी काफी सारा मेकअप था, बालों में खिजाब लगाया हुआ था। मुझे पता है कि पहले बड़े बड़े नए खूबसूरत ड्रेस तो किस कम उम्र की बच्ची पर ज्यादा सूट करेगी। साहब ये सब जायज है। और हाँ, चश्मा नहीं लगाया, जानबूझकर। औरतों की फितरत क्या होती है साहब? See, if you can get a mental picture of it. नाक को निशान थे, इसका मतलब वैसे क्या साबित होता है कि चश्मा पहनी थी या नहीं? तो किस वजह से क्यों अपनी नाक चला रही थी? उसके नाक पर निशान थे, मैंने देखे। क्या मतलब है इसका आपका? ये सही कह रही है, मैंने भी देखे वो। अच्छा ठीक है, उनकी नाक को निशान थे और बालों में खिजाब लगाकर आई थी, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या मतलब है इस बात का? सुनिए, चश्मे के अलावा ये निशान किसी और चीज के हो सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई निशान नहीं देखे थे। मैंने देखे। ताज्जुब की बात है कि बात मैंने मेरे दिमाग में आई नहीं, पर मैंने देखे। पर ऐसा क्या सचमुच मुमकिन है कि कोई औरत इसलिए चश्मा ना पहने क्योंकि उसकी लुक्स कोई हो जाएगी? यस, मैं भी यही पूछना चाहता था। ठीक है, दिमाग के निशान थे और वो चश्मा लगा थे, लेकिन लोगों के सामने चश्मा नहीं लगा थे ताकि उसकी जगह ऐब लाए। लेकिन जिस वक्त एक कत्ल हुआ वो अपने घर पे मौजूद थी और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। बस बात खत्म। मिस्टर, आप सोने के वक्त पर चश्मा लगाते हैं? सोने के वक्त कोई चश्मा नहीं लगाते। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि जब वो औरत सोने की कोशिश कर रही थी उसने चश्मा नहीं पहना हो। कैसे पता आपको ये बात? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ गेस किया। मैं ये भी गेस कर सकता हूँ कि जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहना क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। उसका खुद का कहना है कि जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा उसको कत्ल की वारदात होती दिखाई दी और उसके 1 सेकंड में मोहल्ले की लाइट
1 या 2 सेकंड में चश्मा पहनना मुश्किल है। 1 मिनट। मेरा एक और केस। उसको लगा कि उसने लड़के को बाप का खतना करते हुए देखा है, और उसको लड़का नहीं, एक धुंधली आकृति दिखाई दी थी। क्या पता वो कौन था? Maybe she was short-sighted. Maybe they were sunglasses. हाँ? क्या पता? वो कुछ भी पहन ली हो, लेकिन अब हमें उसकी आंखों पर शक होने लगा। बिना चश्मे के 60 फीट की दूरी से कोई किसी आदमी को कैसे पहचान सकता है? ये बात मेरी समझ। हाँ, ऐसे एक भाई के आगे कोई किसी को भी फांसी के धक्के पर देखना बहुत बड़ी बात है। आपने गिरा तो ये भी क्या है? क्या आपको नहीं लगता उस औरत से कोई गलती हुई होगी? बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। No, it is not possible. इट इज पॉसिबल। आप कुछ नहीं। तो फिर आपका वोट क्या है? एक नंबर के कमी चलना है। चल। और किसी को लगता है कि लड़का कसूरवार है? नो, आई एम कन्विंस्ड। क्या कह रहे हैं आप? आप ठीक तो हैं? हाँ? It is 11 to 1. और भी तो कई सारे सबूत हैं यहाँ पे, जैसे वो चाकू है, हाँ? या वो था, बोलिए। और भी तो कई सारी चीजें हैं। आप बोलिए साहब। मैं क्या बोलूँ? आपने जो कहा था ना, ये सारे एविडेंस उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। अब आप अकेले हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। It's my right. Yes, it is your right. What do you want? मैं कह रहा हूँ लड़का अभी भी गिल्टी है। हम आपको दोबारा सुनना चाहेंगे। इसमें जितना भी वक्त लगता है हम आपको देंगे। जी। आप लोग मुझे इस तरह नहीं डरा सकते, समझे? I will tell you my opinion. जितनी देर हो सके इधर बैठे रहो। देखते हैं आप लोग क्या कर लेते हैं। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सुनिए, आप बोलिए ना, आप कुछ बोलिए ना। उस बूढ़े के बारे में बोलिए, जो इस बिल्डिंग में रहता है। हाँ, अरे जिसने सब कुछ सुना है, बोलिए। वो चाकू, हाँ, वो चाकू क्या होता है? दूसरा वाला चाकू, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, मुझे देखो, देखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? Tell me what is the difference? Tell me! और कोई सही बात नहीं। और कोई सही बात नहीं। आप अपनी देखा नहीं करता है, बात का मतलब पता नहीं चलेगा। जैसे वो औरत, अरे मैं क्या पता वो औरत चश्मे पहनती थी या नहीं? उसने अदालत में हर दिखाया था। That's it. यही है पूरा केस। बोलिए ना, लड़का का नाम ठीक है? हाँ, जी हाँ, बोलिए का ठीक है। मम्मा मार डालो। किसने देखा? किसने नहीं किया उसने? मम्मा, जी हाँ, अपने बाप से अपने बाप से। जिसने उसे पैदा किया, अपनी गोदी में खिलाया, मेरी हाथों से चलना सिखाया, उसे पाला, पोसा, बड़ा किया, न जाने क्या क्या किया होगा उस बेटे के लिए। उसे क्या मिला? सीने में खंजर, 4 इंच गहरा। मेरा ये बेटा था। इसी तरह चला गया वो। उसकी माँ उसकी याद में तड़प तड़प कर मर गई, पर वो नहीं आया। वो नहीं आया। मैं ऐसे अकेला बैठा प्रेतों की तरह दीवारें पूरा करता हूँ, प्रेतों की तरह। अरे
बहुत खाली है यहाँ, बहुत खाली है, बहुत गहरा जख्म है इधर, उस खंजर से भी गहरा जख्म है इधर। उसे कैसे भरूं? बोलिए, उसे कैसे भरूं मैं? उसे कैसे भरूं मैं? उसे कैसे भरूं? छोड़कर चला गया। मुजरिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का है। Let him leave. All right. Not guilty. ठीक है, हम सब लोग तैयार हैं, चलिए। ये अदालत मुझको नहीं करती है और पुलिस को ये आदेश देती है कि वो असली आदमी को जल्द से जल्द नमस्कार, माझं नाव ओंकार संतोष गावडे. नमस्कार, मी नितीन आलाट. नमस्ते, आस्था पनवर. अदीब अंसारी. योगेश शेडगे, सुमित उनाळेकर, विकास यादव, विशाल सिंह, गौरी शिंदे, अनुराधा पंडित, अभय शर्मा, श्लोक पवनकर, सीता कोयते, अजय, किरण कनवर, रवि गीत शिवा, विशाल राजपुरोहित, शुभम पंचमें. थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए. हमारी टीम की बैकस्टेज जो टीम है उसका आप एक बार इंट्रोडक्शन कर देता हूँ. हम सब के कॉस्ट्यूम जिससे किए थे सिमरन मोहिते, आज के लाइट्स किए थे आदिश और सूर्या ने, जो म्यूज़िक आप लोगों ने सुना वो डिज़ाइन किया था कुलविंदर सर ने. हाँ, इस नाटक के जो हमारे डायरेक्टर है, निर्देशक है विजय कुमार सर, वो आज यहाँ पे नहीं है पर उन्होंने ये नाटक डायरेक्ट किया हुआ है. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सरवदे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं. आज हमारे बीच में मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर धनेश सावंत जी आए हैं. मैं आपसे विनती करता हूं सर, बच्चों का हौसला बढ़ाइए. इस नाटक का कल भी शो होने वाला है, कल 6:30 बजे, तो आप सभी लोग निमंत्रित हैं. सर आप कुछ बात करें. थैंक यू. बहुत अच्छा बढ़िया नाटक था. और यहाँ जो भी ATA में एकेडमिक थिएटर आर्ट्स में जो भी होता है एक्टिविटी, मैं खुद मैं उसमें हाजिर रहता हूँ और इन्जॉय करूँगा. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, बढ़िया भाई, सबने बहुत बढ़िया काम किया था. मैं भी थिएटर से हूँ
दूरदर्शन से लिखता हूँ नाटक, करता भी हूँ, निर्देशक। तो अच्छा लगा एक नई एक्टिविटी देखने के लिए। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। समाधान बोलतील काय? आदिश आणि सूर्य, आदिश सूर्य.